हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। क्या मिशन चल रहा है बच्चों? हमारा मिशन है कि नीट 24 और नीट 25 जिनका भी पहला अटेम्प्ट है, वो बच्चे जो अभी 11th में है और नीट 2025 उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और वो बच्चे जो अभी 12th में या ड्रॉपर्स हैं, रिपीटर्स हैं, जिनका नीट 24 अब अगला अटेम्प्ट होने वाला है, हमारा ये मिशन है, टारगेट है कि हम उसको इसी अटेम्प्ट में क्रैक करें। और उसके लिए जितनी भी चीजें चाहिए, जो भी हथियार हमारे आर्सेनल में होने चाहिए, वो सब हम हमारी पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। और इस इंडिपेंडेंस डे पे आपके लिए बहुत 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 बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद जो जो भी आपकी हम कह सकते हैं जो नीट प्रिपरेशन जर्नी होती है, इसमें जो हर्डल्स होते हैं, जो भी कठिनाइयां होती है, जिनको फेस करने की वजह से आप लोग अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीजें भी इस इंडिपेंडेंस डे को हम आपके लिए सॉर्ट आउट कर देंगे। उनका हर एक सॉल्यूशन आपको दे देंगे। उसके बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये कह सके कि सर मेरे को ये कमी है या इस कारण से मैं डॉक्टर नहीं बन सका या नहीं बन पा रहा हूं या मैं अपनी नीट प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम ऐसा कोई कारण नहीं छोड़ेंगे कि कोई भी बच्चा अपनी नीट की तैयारी न कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आज जो लेक्चर है दैट इज ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है बच्चों नीट बायोलॉजी में। ऑलरेडी 11th के 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद फिर बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने किया, फिर प्लांट किंगडम कंप्लीट किया। एनिमल किंगडम में जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज से हमें फाइलम स्टार्ट करना है, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। एक एक करके सारे जो 11 फाइला हमें पढ़ने होते हैं वो फाइलम हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन उसके पहले जरूरी क्या है, अच्छा ये भी बता दूं, 12th में भी हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट चैप्टर वहां पर कल से स्टार्ट होने वाला है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों। तो बहुत तेजी से लेकिन क्वालिटी के साथ कंसेप्चुअली हर एक पॉइंट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों बिना समझे चीजें याद नहीं होती। यदि आपको लंबे समय तक चीजें याद रखनी है तो फिर समझते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ बच्चों लगातार मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ, स्ट्रेटेजी बताता रहता हूँ, प्लानिंग बताता रहता हूँ, जिन चीजों को फॉलो करके मेरे को अभी तक मेरे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिली, ताकि आप भी यदि वो फॉलो करें तो आपको भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंक्लूडिंग नीट एग्जाम और आगे भी जिंदगी में जितने एग्जाम्स देंगे सब में सक्सेस मिलना इंश्योर हो जाए बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों। 2 चैनल्स अभी हमारे ऑलरेडी हैं बच्चों और एक और चैनल हमारा अब लॉन्च होने वाला है। सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें क्योंकि हर जगह से आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में फायदा देने वाली चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं बच्चों। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन एक बार वापस से, जैसा मैंने बोला कि चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, फटाफट इसको रैपिडली रिवाइज करेंगे और फिर आज फाइलम पॉरीफेरा को कंप्लीट करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम ऑलमोस्ट 2 फाइलम एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो फाइलम जो रिलेटिवली थोड़े बड़े हैं, जैसे अर्थ्रोपोडा में थोड़ा समय ज्यादा चाहिए होता है, तो उनको हम एक लेक्चर में करेंगे। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 to 6 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 4 लेवल्स हमें पढ़ने होते हैं बच्चों एनिमल किंगडम में, जिसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सेलुलर लेवल जो मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा में मिलता है कि पूरी बॉडी एक लूज कलेक्शन ऑफ सेल्स के फॉर्म में होती है। टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में कोई हम कह सकते हैं कि आगे जो स्पेशलाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, सेल्स के लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर सेल्स टिश्यूज के फॉर्म में अरेंज होती है, बट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आपको नहीं मिलते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा में देखने को मिलता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो पहला सेलुलर लेवल फाइलम पॉरीफेरा, फिर दूसरा टिश्यू लेवल आपको मिलता है सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में, तीसरा ऑर्गन लेवल आपको मिलता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में बच्चों। और उसके बाद के जितने फाइला हैं फ्रॉम एस्केलमिन्थीज दैट इज निमेटोड्स या राउंडवर्म्स जिनको हम कहते हैं, राइट फ्रॉम देयर टू फाइलम कोर्डेटा, सभी में आपको क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बात करी थी बच्चों सिमेट्री की। सिमेट्री की यदि हम बात करें तो उसके बेसिस पर भी मैंने आपको 4 टर्म्स बताए थे एनिमल किंगडम में। हम 4 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। 3 आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जो नहीं दे रखा है वो भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों। सबसे पहले हमने बात करी थी कि वो एनिमल्स जिनमें सिमेट्री है ही नहीं। तो पहले तो भाई सिमेट्री होती क्या है?
यदि हम किसी प्लेन के थ्रू जो कि बॉडी के सेंटर से जा रहा हो किसी भी एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में या उससे ज्यादा इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल है। लेकिन यदि ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिसके थ्रू हम किसी एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो तो फिर हम कहेंगे कि वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल एनिमल्स अगेन कौन से फाइलम को मेनली बिलोंग करते हैं, फाइलम पॉलीफेरा को बिलोंग करते हैं, बट हाँ वहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो बाय चांस असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाए कि भाई जो फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली असिमेट्रिकल विदाउट एनी एक्सेप्शन, कि भाई सारे के सारे असिमेट्रिकल होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, तो फिर वो गलत है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ल्यूकोसोलेनिया, वहां पर वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। फिर वहां पर असिमेट्रिकल तो मैंने आपको बता दिया, फाइलम पॉलीफेरा की मेंबर्स जो हैं वो मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। फिर वहां पर जो सिमेट्री वाली बात है कि हाँ कि भाई जो एनिमल सिमेट्रिकल होते हैं उनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो पहली कंडीशन बायलैटरल सिमेट्री, जो कि हम भी हैं, हमारे अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। बच्चों क्या डेफिनेशन होगी बायलैटरल सिमेट्री की? यदि सिर्फ एक ही देयर इज सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी थ्रू व्हिच द बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जो जब सेंटर से जाए बॉडी के तो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इससे ज्यादा और किसी प्लेन या उस प्लेन के अलावा किसी और प्लेन के थ्रू हम बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही प्लेन है, तो हम कहेंगे उस एनिमल की बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है। जैसे हमारी बॉडी को हम सिर्फ इस प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी प्लेन के थ्रू नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो हमारी बॉडी क्या होगी? बायलैटरली सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। फिर एक और टर्म जो एनसीईआरटी ने दे रखा है सिमेट्री में, दैट इज रेडियल सिमेट्री। वो क्या होगी बच्चों? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक स्फेयर का एग्जांपल हमने लिया था, एक राउंड बॉल का एग्जांपल हमने लिया था। उसको यदि आप सेंटर से डिवाइड करोगे तो किसी भी प्लेन के थ्रू डिवाइड करो आपको इक्वल हाफ मिलने वाले हैं बच्चों। तो यदि मोर देन टू प्लेन्स हैं जिसके थ्रू या एनी प्लेन व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, कोई भी प्लेन जो सेंटर से निकल रहा है, कंडीशन सेंटर से निकलना चाहिए, यदि वो बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है तो फिर वो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहलाएगा। अब ये तो आपको एनसीईआरटी ने दे रखा था, लेकिन एक टर्म जो नहीं दे रखा था सिमेट्री में, जो कई बार पूछ लिया जाता है, वो है बायरेडियल सिमेट्री। अब बायरेडियल सिमेट्री होती है बायलैटरल और रेडियल के बीच की। बायलैटरल में सिर्फ एक ही प्लेन था, ठीक है, रेडियल में इनफाइनाइट प्लेन्स थे, लेकिन बायरेडियल में देयर आर टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी थ्रू व्हिच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ऐसे दो प्लेन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी जिनके थ्रू बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों, वो बायरेडियल सिमेट्री कहलाती है, जो मेनली मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा में देखने को मिलती है। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद हम देखेंगे बच्चों, उनमें ये आपको मेनली देखने को मिलती है। आई बात समझ में? तो ये हो गई सिमेट्री की बात। अच्छा एक और चीज बता दूं, आज आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा पॉइंट वाइज एनसीईआरटी नोट्स लेकर आते हैं, आज डायरेक्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ क्यों लेकर आए? तो ये बच्चों आपकी ही फरमाइश है, आप लोगों की डिमांड है। आप लोगों जो ऑलरेडी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, ऐप के ऊपर, चैनल के ऊपर, काफी बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस अभी पिछले 15-20 दिनों में आए कि सर लास्ट ईयर आपने जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की पीडीएफ्स के थ्रू लेक्चर्स लिए थे चैनल के ऊपर, हम चाहते हैं कि इस साल भी आप एनसीईआरटी पॉइंट वाइज नोट्स न लेकर डायरेक्टली एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ाएं, क्योंकि सर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस उसी पीडीएफ से पढ़ने में आता है। और यदि आप उसी को लेकर पढ़ा देंगे, उसी को स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से समझा देंगे, उसी में एडिशनल पॉइंट्स ऐड करवा देंगे, तो हमारा सारा काम हो जाएगा, हमारे बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। और बच्चों जो आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आता है, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी होती है, हमारे लिए वही चीज बेस्ट है और हम वही करते हैं, है ना। तो आज से हमने पढ़ने का थोड़ा सा तरीका वापस से चेंज कर दिया है, हम डायरेक्टली एनसीईआरटी की पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ेंगे बच्चों। फिर हमने जर्म लेयर्स की बात करी थी बच्चों, जर्म लेयर्स के बेसिस पर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मैंने आपको समझाई थी। जर्म लेयर्स क्या होती है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत तरीके से समझा दिया था बच्चों। उसके बेसिस पर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं। यदि सिर्फ दो जर्म लेयर्स मिल रही है तो डिप्लोब्लास्टिक, यदि तीन मिल रही है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन चालू होती है बच्चों फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस से, प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर कोर्डेटा तक आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी। जिनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, उनमें दो जर्म लेयर्स मिलती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म की जगह एक नॉन सेल्यूलर टिश्यू होता है, दैट इज हम टिश्यू भी नहीं कहेंगे, एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। टिश्यू जहां पर हमने बोल दिया वो सेल वहां पर आ जाएगी, बट नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो बच्चों डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का। यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, बाहर एक्टोडर्म जर्म लेयर, अंदर जो सेल्यूलर लेयर दिख रही है ब्लैकिश कलर की बच्चों, दैट इज एंडोडर्म। लेकिन ये जो बीच में ये जो लेयर है जिसको मैं शेड कर रहा हूं बच्चों यहाँ पर रेड कलर की, यहाँ पर कोई सेल्स नहीं है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई एक लेयर है जिसको हम कहते हैं मेसोग्लिया बच्चों। तो यहाँ पर दो ही सेल्स की प्रिमिटिव लेयर्स है, दैट इज जर्म लेयर्स, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों जो बीच की नॉन सेल्यूलर लेयर थी उसकी जगह भी सेल्यूलर लेयर आई है, यानी कि मेसोडर्म बन गई है। तीन जर्म लेयर्स यहाँ पर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म
और मेसोडर्म बच्चों। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहलाएगी, है ना। कहां से मिलती है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन? प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसके पहले डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है बच्चों, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यदि हम ज्यादा प्रॉपर कंसेप्चुअल वे में चलें और सही चीज पढ़ें तो वास्तव में देखा जाए तो फाइलम पोरिफेरा में जर्म लेयर्स की बात नहीं होती है बच्चों, है ना। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी हम या फिर जर्म लेयर्स की प्रेजेंस भी हम यूजुअली कहां से डिफाइन करते हैं? फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा बच्चों, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, अबव दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। बट यदि क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, या डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किस किस में मिलती है? फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा। फोर्थ ऑप्शन मान लो आपको इधर का ऑल ऑफ द अबव, तो फिर ऑल ऑफ द अबव जाएगा, है ना। तो अभी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रिवाइज कर रहे हैं, तो तेजी से रिवाइज करते हैं, फिर फाइलम पोरिफेरा पढ़ेंगे आज डिटेल में बच्चों। सिलोम की हमने बात करी थी। सिलोम में बच्चों मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताए थे कि उसके बिना हम किसी भी कैविटी को ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं बोलेंगे। वो दो क्राइटेरिया क्या थे? एक तो ये जो बॉडी कैविटी किसके बीच में होनी चाहिए? गट वॉल, बीच में एलिमेंट्री किनाल है यहाँ पर बच्चों, उसकी कैविटी गट वॉल और बॉडी वॉल, बाहर की जो बॉडी वॉल होती है उसके बीच में यदि कोई कैविटी है। प्लस दूसरा क्राइटेरिया क्या था? दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पर दिस इज लेयर ऑफ मेसोडर्म एंड दिस इज लेयर ऑफ मेसोडर्म, दोनों तरफ से ये कैविटी किससे सराउंडेड है? मेसोडर्म की लेयर से सराउंडेड है। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो गट वॉल सॉरी एलिमेंट्री केनाल की कैविटी प्लस बॉडी वॉल के बीच में, या हम कह सकते हैं गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट है। सेकंड क्राइटेरिया, दोनों तरफ से मेसोडर्म से सराउंडेड है, दैट बॉडी कैविटी इज टर्म्ड एज सिलोम या यूसिलोम या ट्रू बॉडी कैविटी बच्चों। आगे बात समझ में? जिनमें ये कैविटी है ही नहीं, देखो बीच में एलिमेंट्री किनाल की कैविटी है, बाहर बॉडी वॉल है, लेकिन एलिमेंट्री किनाल और बॉडी वॉल के बीच में आप देखोगे पूरा सॉलिड टिश्यू है, कोई बॉडी कैविटी बीच में नहीं है ना। ऐसी कंडीशन कहलाती है असिलोमेट कंडीशन, यानी कि बॉडी कैविटी है ही नहीं, ठीक। तो असिलोमेट कंडीशन, ट्रू सिलोमेट कंडीशन, इनके बीच में एक होती है स्यूडो सिलोमेट कंडीशन। यहां पर एलिमेंट्री किनाल बॉडी वॉल के बीच में कैविटी तो है, लेकिन दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन नहीं है। इनफैक्ट मेसोडर्म से सराउंडेड कुछ पेचेस, पाउचेस या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको स्कैटर्ड मिल जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ से प्रॉपर्ली देखो यहाँ पर ये एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, कैविटी दोनों तरफ, एक तरफ एंडोडर्म एक तरफ एक्टोडर्म, लेकिन दोनों तरफ मेसोडर्म नहीं है। तो ये फॉल्स सिलोम यानी कि स्यूडो सिलोम कहलाती है। फॉल्स, अब आप याद कैसे करोगे कि भाई किसमें क्या मिलती है? तो आप सबसे पहले फॉल्स सिलोम याद रखना बच्चों कि फॉल्स सिलोम जो है ये आपको फाइलम एस्केलमिंथीज यानी कि निमेटहेलमिंथीज यानी कि राउंड वर्म्स के अंदर मिलती है, एस्केलमिंथीज के अंदर, है ना। एस्केलमिंथीज के पहले जो होते हैं, एस्केलमिंथीज के पहले कौन कौन से फाइलम आते हैं? फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथीज बच्चों। इनकी यदि हम बात करें तो असिलोमेट कंडीशन देखने को मिलती है। प्लस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि कायदे से सिलोम वहां डिफाइन होती है जहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है बच्चों, जहां से मेसोडर्म चालू हो जाती है, वो तो कायदे से प्लेटिहेलमिंथीज से होती है। तो वैसे कंसेप्चुअली हम कहते हैं कि भाई प्लेटिहेलमिंथीज में असिलोमेट कंडीशन, उसके बाद सॉरी एस्केलमिंथीज के अंदर स्यूडोसिलोमेट, और एस्केलमिंथीज के बाद जितने भी फाइला हैं उनमें आपको ट्रू सिलोम यानी कि सिलोमेट कंडीशन मिलती है बच्चों। फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में कायदे से देखा जाए तो सिलोम को डिफाइन किया ही नहीं जाता, लेकिन बाय चांस आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम ये बोल सकें कि पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में सिलोम डिफाइन नहीं होती, तो फिर हम उनमें भी असिलोमेट यानी कि सिलोम नहीं होती वाला ऑप्शन लेकर चलेंगे, है ना। एस्केलमिंथीज के बाद जितने भी फाइलम है बच्चों, फाइलम एनेलिडा से लेकर अप टिल फाइलम कोडेटा, सब में आपको क्या मिलेगी? ट्रू सिलोम। उसमें भी मैंने आपको दो वेरिएशंस बताए थे जो एनसीईआरटी ने नहीं रखे, शाइजोसिलोम, एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम ज्यादा एडवांस्ड होती है। लास्ट के तीन फाइलम में काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा में मिलती है, जबकि शाइजोसिलोम किसमें मिलेगी? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तीन फाइलम के अंदर मिलती है बच्चों, ठीक है। ये हो गई बात सिलोम की। सिलोम के बाद बच्चों हमने सेगमेंटेशन की बात करी थी, जिसको मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं। टेपवर्म का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल देते हुए समझाया था कि टेपवर्म में बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन वो मेटामेरिज्म नहीं होता, क्योंकि मेटामेरिज्म कहाँ डिफाइन हो जाता है, कहाँ स्टैब्लिश हो जाता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वहां पर यदि बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म में डेवलप हो रही है, फिजियोलॉजिकली भी यदि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ये ऑलरेडी वहां पर सेगमेंट्स के फॉर्म में डिफाइन हो रही है, तो हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। एक बार लास्ट लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। मेटामेरिज्म सिर्फ तीन ही जगह आपको, तीन ही फाइलम में आपको देखने को मिलता है बच्चों, और वो तीन फाइलम कौन कौन से थे? फाइलम एनेलिडा में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको फिजिकली जो विजिबल होता है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। और एक फाइलम कोडेटा जिसको हम बिलोंग करते हैं, उसमें भी आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बच्चों, है ना। तो सेगमेंटेशन की भी हमने, मेटामेरिज्म की भी हमने बात कर ली थी। लास्टली हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चों बात करी थी नोटोकॉड की। नोटोकॉड मैंने आपको बताया था मेसोडर्म जर्मिनल से डिराइव्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जो डोर्सल बॉडी सरफेस के पास में होता है, जिससे बाद में
कुछ एनिमल्स में वर्टेब्रल कॉलम बनती है, जरूरी नहीं है कि सब में वर्टेब्रल कॉलम बने, कुछ एनिमल्स में ये पूरी लाइफ नोटोकॉड के फॉर्म में भी रहता है, यानी कि रोड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी रहता है। बट वो सारे एनिमल्स जिनमें लाइफ में कभी भी यदि एक बार भी नोटोकॉड बन रहा है, चाहे बाद में डिसअपियर हो जाए, लेकिन यदि नोटोकॉड फॉर्मेशन हो रही है किसी एनिमल की किसी भी लाइफ फेज में, तो फिर उस एनिमल को हम फाइलम कोर्डेटा में रखते हैं नोटोकॉड के बेसिस पे, और बाकी के सारे फाइलम को हम कलेक्टिवली नॉन कोर्डेट्स बोलते हैं बच्चों, है ना। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, शुरुआती जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात करी थी, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जो कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी थी वो भी मैंने आपको बता दी थी, वहां पर एग्जांपल्स बताए थे उसके, और साथ ही साथ क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी हमने बात करी थी, उसके एग्जांपल्स भी कैसे याद करने हैं आपको विद एक्सेप्शंस मैंने आपको समझाए थे। ये पूरी चीजें हमने पढ़ी थी बच्चों हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था। एक रैपिड रिवीजन अपन ने कर लिया है बच्चों। अब हम बात करेंगे आज किसकी, फाइलम पोरिफेरा की। तो एक बार पानी पी लें, आप भी पानी पी लो, और फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों फाइलम पोरिफेरा, है ना। यहां पर बच्चों अभी जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा है, उसके बेसिस पर आप देख सकते हो पूरा एक फ्लो चार्ट एनसीईआरटी ने बना रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अच्छे से समझेंगे। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो जिन बच्चों ने कोर्सेज में एनरोल कर रखा है वो उनका तो सेपरेट डाउट सॉल्विंग ग्रुप है ही, वहां पर पूछ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा बच्चों, है ना। फाइलम पोरिफेरा के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, फाइलम पोरिफेरा, भाई पहले तो वर्ड का मीनिंग समझते हैं, है ना। पोरिफेरा ही क्यों नाम दिया गया भाई इनको, है ना। तो यहां पर बच्चों पोरिफेरा का मतलब होता है पोर बेरिंग, छेद जिनमें हो, होल्स जिनमें हो बच्चों, ऐसे एनिमल्स दे आर नोन एज पोरिफेरा, है ना। तो यहां पर ये अगेन लेटिन वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है बच्चों, जहां पर यदि इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करें, पोरी वाला और फेरा वाला जो पार्ट है, तो इसका मतलब निकलेगा पोरी रेफर्स टू पोर्स एंड फेरा रेफर्स टू बेरिंग, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पर बहुत सारे छेद हो बच्चों, है ना, छेद ही छेद हो, होल्स ही होल्स हो, उनको हम कहते हैं पोरिफेरेंस। और क्योंकि आपने जैसे कई बार आपने बचपन में यदि आर्ट एंड क्राफ्ट किया हो बच्चों, तो वहां पर स्पंज यूज करते थे आप लोग, है ना, और वो जो स्पंज होता है वो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं बच्चों, तो वहीं से इनको एक कॉमन नाम भी दिया गया स्पॉन्जेस। तो पोरिफेरा को नॉट ओनली पोरिफेरा कहा जाता है, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, है ना। तो ये दोनों टर्म्स फाइलम पोरिफेरा के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला फाइलम माना जाता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब एनिमल किंगडम इवॉल्व हुई, ओरिजिन हुआ एनिमल्स का, तो सबसे पहले एनिमल्स जो बने होंगे ये माना जाता है कि पोरिफेरेंस बने थे, इसके बाद बाकी के एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ है बच्चों। तो सिंपलेस्ट फाइलम भी कह सकते हो, फर्स्ट फाइलम भी कह सकते हो, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और उसी हिसाब से इनके फीचर्स भी होंगे, प्रिमिटिव फीचर्स हैं, सिंपल फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स आपको इन पोरिफेरेंस के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। एक एक लाइन हम अच्छे से समझेंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं यहां पर बताऊंगा, और जब यूनिट खत्म हो जाएगी, हर यूनिट के खत्म होने के बाद उस यूनिट में जितने चैप्टर्स थे उनमें जितने एडिशनल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सब पॉइंट्स से आपको प्रॉपर नोट्स बना के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि एनसीईआरटी तो पूरी हम यहाँ समझ ही रहे हैं, साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको साथ के साथ लिखाता जा रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो अलग से आपको एडिशनल नोट्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। एनसीईआरटी की पीडीएफ्स भी आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएगी, हाईलाइटेड पीडीएफ्स। हाईलाइटेड पीडीएफ्स का मतलब उनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से, इनफैक्ट जितनी भी लाइंस उनको प्रायोरिटी के हिसाब से हमने हाईलाइट कर रखा है, कम प्रायोरिटी वालों को येलो कर रखा है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी वालों को ग्रीन कर रखा है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वालों को बच्चों रेड कलर से हमने वहां पर हाईलाइट कर रखा है, तो वो पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स। बाकी अब जब भी मैं लेक्चर लूं अपनी खुद की एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे हैं बच्चों, और उनमें जो जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं कि भाई यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा रहता है, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाए थे बच्चों ऐसे पॉइंट्स मार्क,
है ना, या फिर मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ एडिशनल चीज लिखवा रहा हूँ, वो साथ के साथ आप अपनी एनसीईआरटी में करते जाओगे तो पूरी एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। दे आर जनरली मरीन, तो पहली चीज तो याद रखें मोस्टली मरीन है, ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर में मिलते नहीं है, कुछ एग्जांपल्स अभी आगे हम देखेंगे बच्चों स्पॉन्जिला वगैरह जो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो दे रखा है स्पॉन्जिला, एक एग्जांपल आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है बच्चों ये, है ना। तो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे लेकिन मेनली मरीन होते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, बहुत कम मेंबर्स होते हैं जो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं बच्चों। और देखो अभी अपन ने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स, मोस्टली लिखा हुआ है देखो यहाँ पर भी, सारे के सारे असिमेट्रिकल नहीं होते, कुछ इनमें सिमेट्रिकल भी होते हैं बच्चों। दीज आर प्रिमिटिव, ये भी हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स, पहली चीज तो ये लिखने की जरूरत नहीं है मल्टी सेलुलर एनिमल्स, क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो एनिमल किंगडम में कोई भी यूनिसेलुलर मेंबर होता ही नहीं है। क्राइटेरिया ही एनिमल किंगडम को डिफाइन करने की जितने भी, उनमें एक क्राइटेरिया यही है कि भाई सारे के सारे मेंबर्स मल्टी सेलुलर है, एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर मेंबर्स ही होंगे, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होगा, तो है तो मल्टी सेलुलर ही, है ना। एंड हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो फर्स्ट लेक्चर था एनिमल किंगडम का उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से निकल जाते हैं। यदि आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया तो ज्यादातर काफी फीचर्स हर फाइलम में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको याद रहेंगे बच्चों। असिमेट्रिकल होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है बच्चों। अभी डाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और किनाल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको अलग कलर से भी हम कर लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, स्पॉन्जेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम इसको हम कहते हैं बच्चों, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जो इनमें तो मिलेगा लेकिन किसी और फाइलम में नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली इनके अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो बच्चों वाटर केनाल सिस्टम होता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये होता क्या है, इसको हम एक सिंपल से डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, है ना। थोड़ी सी जगह हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी की। तो देखो होता ये है, मैं एक सिंपल सा स्पॉन्ज की बॉडी बनाता हूं, मान लो ये एक स्पॉन्ज है बच्चों, बहुत सिंपल एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह का होता है इनका, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, ये स्पॉन्ज की बॉडी है, बॉडी के बीच में भी आपको एक कैविटी मिलती है, इस कैविटी को बच्चों हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील कैविटी कहलाती है, स्पॉन्जोसील कैविटी, ठीक है। एक बड़ी ओपनिंग होती है बॉडी, ये जो कैविटी है ये ओपन हो रही है, एक बड़ी बाहर ओपन हो रही है, खुल रही है एक बड़ी ओपनिंग के थ्रू। तो ये जो ओपनिंग है बच्चों यहाँ पर, ये ओपनिंग कहलाती है ऑस्क्यूलम। क्या कहलाती है ये ओपनिंग, ऑस्क्यूलम कहलाती है बच्चों। प्लस ये इनकी पूरी ये बॉडी वॉल है बच्चों, ये बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल में आपको बहुत सारे छोटे छोटे केनाल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, छोटे छोटे केनाल्स मिलेंगे बच्चों, है ना, छोटे 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 केनाल्स मिलेंगे। और हर केनाल बॉडी सरफेस से बाहर ओपन हो रहा है, हर केनाल बाहर भी ओपन हो रहा है, तो ये जो बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे छेद हैं बच्चों, और अंदर भी ओपन हो रहा है, किसमें, स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर भी ओपन हो रहा है, थ्रू एंड थ्रू है ये केनाल बॉडी वॉल के थ्रू। ऐसे बहुत छोटे छोटे पतले पतले केनाल आपको बॉडी वॉल में मिलेंगे जो दोनों तरफ ओपन हो रहे हैं। बाहर जो एक्सटर्नल वाटर है बच्चों उसके अंदर भी ओपन हो रहे हैं, और अंदर जो कैविटी है होलो कैविटी स्पॉन्जोसील उसमें भी ओपन हो रहे हैं। जो बाहर के सरफेस पर पोर्स हैं बच्चों, ये जो बाहर के सरफेस पर पोर्स हैं, इन पोर्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। ऑस्टियम सिंगुलर, ऑस्टिया प्लूरल। ऑस्टियम वर्ड जहां भी आ जाए बायोलॉजी में इसका मतलब होता है कोई ओपनिंग, इनलेट जनरली, है ना, एंट्री वाली ओपनिंग के लिए हम यूजुअली ऑस्टियम वर्ड यूज करते हैं बच्चों। तो बॉडी सरफेस पर बहुत सारे छेद हैं जो केनाल के अंदर जा रहे हैं, मतलब केनाल में कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो केनाल फिर ओपन हो रही है किसमें, एक सेंट्रल बॉडी कैविटी में, दैट इज स्पॉन्जोसील। वो स्पॉन्जोसील फिर बाहर ओपन हो रही है एक बड़ी ओपनिंग के थ्रू, दैट इज ऑस्क्यूलम बच्चों। होता क्या है, इनके अंदर ये जो ऑस्टिया है इनमें बाहर से क्या आएगा बच्चों, पानी आएगा, है ना। तो बाहर क्योंकि क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं सारे के सारे, पानी में ही मिलते हैं,
तो बाहर से इन ऑस्टिया और केनाल्स के थ्रू पानी अंदर आता है। किसमें आएगा बच्चों? स्पॉन्जोसील के अंदर भर जाएगा और फिर बाहर कहां से निकलता है? ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। ये जो ऑस्टिया, देन पानी कम्स इनटू स्पॉन्जोसील, देन पानी गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है बच्चों, दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ फाइलम पोरिफेरा, विच इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। और एनिमल्स में आपको ये देखने को नहीं मिलता। क्लियर और नॉट? तो वाटर कैनाल सिस्टम आ गया समझ में। ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील टू ऑस्कुलम पानी का फ्लो होता है बच्चों, ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है। अब इस वाटर कैनाल सिस्टम की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इतना डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं? देखो, जब पानी अंदर आएगा तो पानी के साथ फूड पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन भी डिसॉल्व्ड है बच्चों। तो एक तो रेस्पिरेशन का काम, इनकी बॉडी वॉल में जो सेल्स है डायरेक्टली इस पानी में से क्या ले लेगी? ऑक्सीजन ले लेगी रेस्पिरेशन के लिए। फूड पार्टिकल्स ले लेगी बच्चों, सेल्स जो है फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करती है और अपने अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करती है। यहाँ कैविटी में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है बच्चों यहाँ पर, और इसीलिए याद करो, है ना, फर्स्ट लेक्चर जो था एनिमल किंगडम का, मैंने उसमें आपको एक चीज बोली थी कि भाई यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम डिफाइन नहीं करते स्पॉन्जेस में, कारण यहाँ पर जो कैविटी है उसमें डाइजेशन हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना। इस कैविटी में जो पानी आएगा उसमें से जो फूड पार्टिकल्स है उनको ये जो बॉडी वॉल है इसकी सेल्स एनगल्फ कर लेगी, फेगोसाइटोसिस कर लेती है और अपने अंदर डाइजेस्ट करती है। तो पूरा डाइजेशन बॉडी वॉल की सेल्स के अंदर, यानी कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो रहा है। इंट्रा मींस इनसाइड द सेल्स, इंट्रासेल्युलर मींस इनसाइड द सेल्स, इंट्रा मींस इनसाइड, सेल्युलर मींस सेल्स, इनसाइड द सेल्स डाइजेशन हो रहा है, बॉडी कैविटी में नहीं हो रहा। यदि किसी कैविटी में कुछ डायरेक्शन होता है फिर हम उस कैविटी को एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मान सकते हैं। जैसे इसके बाद के फाइलम में सिलेंट्रेटा में भी इसी तरह से बीच में होलो कैविटी होती है जिसमें पानी भरता है, लेकिन क्योंकि वहां पर भी कुछ डायरेक्शन होता है तो हम उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मानते हैं। लेकिन स्पॉन्जेस में क्योंकि इस स्पॉन्जोसील में कोई डायरेक्शन नहीं हो रहा तो इसको हम डाइजेस्टिव कैविटी नहीं मानेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। और क्योंकि पूरा का पूरा डायरेक्शन बॉडी वॉल की सेल्स के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेल्युलर डायरेक्शन माना जाता है। इसीलिए यहां पर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते ही नहीं है। तो वाटर कैनाल सिस्टम में रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, फूड गैदरिंग करने में या फूड को कैप्चर करने में मदद कर रहा है ना। और तीसरा, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है बच्चों सेल्स के अंदर, वो वेस्ट मटेरियल भी इस स्पॉन्जोसील में जो पानी है उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो ऑस्कुलम के थ्रू पानी के साथ बाहर निकल जाए बच्चों। तो एक्सक्रीशन में भी ये वाटर कैनाल सिस्टम मदद करता है। आ गई बात समझ में वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो वाटर एंटर्स, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं बच्चों, मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं, सॉरी वो आदत ही पड़ रही, मैंने लिख रखे हैं क्योंकि अभी तक मैं बना के ला रहा था। तो वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू पानी एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, बीच में कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। समझ में आ गया पूरा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जो पूरा वाटर कैनाल सिस्टम है। एक और चीज याद रखना, मेरे मुंह से क्या निकला? वाटर वास्कुलर सिस्टम। कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं दोनों ही एनिमल किंगडम में काम में आएंगे। वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम आएगा तो स्पॉन्जेस में है। वाटर वास्कुलर सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, इससे मिलता जुलता टर्म है, वो एकाइनोडर्मिटा में पढ़ेंगे बच्चों, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, अब इसकी सिग्निफिकेंस दे रखिए। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट बच्चों। फिर अब एक और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स बच्चों फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है ना। कहां प्रेजेंट होती है? ये अभी हमने एक सिंपल सा स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों। तो जो अंदर का सरफेस है बच्चों बॉडी वॉल का, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपको कोएनोसाइट्स मिलेगी एक तो, है ना। कोएनोसाइट्स का मतलब सेल्स है बच्चों जिनमें क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। मतलब ऐसी सेल्स, सिंपल वे में बनाऊं, ऐसी सेल्स बच्चों। तो अंदर की जो बॉडी वॉल है, ये जो अभी अपन ने बॉडी वॉल बना रखी है बच्चों अंदर वाली, यहां पर ऐसी सेल्स मिलेगी। और साथ में मान लो ये केनाल है ना, ये छोटे छोटे केनाल है, बड़ा करके अपन देख रहे हैं बॉडी वॉल में, ये केनाल्स हैं। तो ये जो कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक तो इनर बॉडी वॉल पे, अंदर की बॉडी वॉल पे मिलती है, प्लस जो केनाल्स हैं इनकी वॉल में भी आपको ये कोएनोसाइट्स मिलेगी। तो केनाल्स को भी लाइन कर रही है और बॉडी वॉल के अंदर वाले सरफेस को, इनर बॉडी वॉल को भी लाइन कर रही है। इनमें फ्लैजिला होते हैं बच्चों। क्या सिग्निफिकेंस है इन फ्लैजिला की? कि ये इस तरह से मूवमेंट करेंगे,
कि जो पानी है बाहर का वो हमेशा ओस्टिया से स्पॉन्जोसील और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम की तरफ ही जाए, एक ही डायरेक्शन में पानी फ्लो करे, उल्टा फ्लो नहीं करे। इसमें ये कोएनोसाइट्स मदद करती है। प्लस अभी मैंने क्या बोला था कि जो भी पानी के साथ फूड पार्टिकल्स इस स्पॉन्जोसील में आते हैं उनको बॉडी वॉल की सेल्स एनगल्फ कर लेती है और डाइजेस्ट करती है। वो एनगल्फ करने का काम भी कौन कर रही? कोएनोसाइट्स। कारण स्पॉन्जोसील के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में यही है। तो स्पॉन्जोसील में जो भी पानी भरा हुआ होगा बच्चों अंदर, है ना, यहाँ पर ये स्पॉन्जोसील है, उसमें जो भी पानी भरा होगा उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे उनको ये एनगल्फ करके डाइजेस्ट करती है बच्चों। तो बॉडी कैविटी में कोई डायरेक्शन नहीं हो रहा, इन कोएनोसाइट्स के अंदर डायरेक्शन होता है, इसीलिए इस डायरेक्शन को इंट्रा मींस इनसाइड द सेल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाता है बच्चों, जो कि एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। तो कोएनोसाइट्स वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी स्टार मार्क करेंगे आप। और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द केनाल्स, स्पॉन्जोसील को भी लाइन करती है, केनाल्स को भी लाइन करती है, याद रखना। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है, समझा दिया है बच्चों। यदि मान लो कैविटी में भी डायरेक्शन होता, यानी कि सेल के बाहर भी हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डायरेक्शन कहलाता। क्योंकि सिर्फ सेल के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेल्यूलर डायरेक्शन होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहां पर नहीं होती है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। बॉडी वॉल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल में, जो इसका स्केलेटन सिस्टम बना रहे हैं एक तरीके से। इन हार्ड स्ट्रक्चर्स में एक तो स्पाइक्यूल्स होते हैं जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से बच्चों। ये स्पाइक्यूल्स मेनली कैल्शियम सोल्ट्स के बने हुए होते हैं, प्लस प्रोटीन से बने हुए कुछ फाइबर्स भी होते हैं, स्पॉन्जिन प्रोटीन ही उसको कहा जाता है और इनको स्पॉन्जिन फाइबर्स कहा जाता है, जो स्पॉन्जिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन्स और कैल्शियम सोल्ट से बने हुए स्ट्रक्चर्स इसका स्केलेटन बनाते हैं। कैल्शियम से बने हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैल्शियम सोल्ट से बने हुए पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइक्यूल्स, प्लस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होते हैं, ये दोनों मिलकर इसका स्केलेटन बनाएंगे। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भी स्केलेटन कौन बना रहा है स्पॉन्जेस का, तो स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स मिलकर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, अगेन इंपॉर्टेंट है। दे आर हर्माफ्रोडाइट, वर्ड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, एक ही इंडिविजुअल दोनों तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है, जो इनके अंदर भी देखने को मिलेगी। तो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल बच्चों। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने लायक है बच्चों, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। भाई वैसे तो कायदे से देखा जाए तो क्या है, यदि एक ही इंडिविजुअल एक खुद जो स्पॉन्ज है बच्चों खुद मेल गेमीट भी प्रोड्यूस कर रही है और खुद फीमेल गेमीट भी प्रोड्यूस कर रही है, तो कायदे से तो खुद के दोनों गेमीट्स फ्यूज हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो एक स्पॉन्ज का तो मेल गेमीट होता है और दूसरी स्पॉन्ज का फीमेल गेमीट होता है। ऐसा कारण क्या है कि एक ही टाइम पर एक मेंबर में दोनों गेमीट प्रोड्यूस ही नहीं होते। समस्या ये है, यदि कोई एक स्पॉन्ज है, जैसे यहां पर हमने ये स्पॉन्ज बना रखी है, यदि इस समय इसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, और यदि एग प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फिर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे। तो इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा बच्चों, आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगा। ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है ना। तो फर्टिलाइजेशन का पॉइंट जहां पर है, आप एडिशनल पॉइंट यहां पर ऐड कर लोगे बच्चों। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, रीजन मैंने आपको बता दिया है, प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, बॉडी कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, स्पॉन्जेस सेक्सुअल के साथ साथ असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, समझा चुका हूं पहले में। बॉडी का कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाए, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाए, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। प्लस बच्चों इनके अंदर, अब आपको एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखो तो अभी, है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद, यूनिट खत्म होने के बाद। स्पॉन्जेस के अंदर बच्चों असेक्सुअल मेथड में एक और मेथड देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन तो है ही, एक और मेथड देखने को मिलता है जिसकी बात हमने करी थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में, गैम्यूलेशन। और ये गैम्यूलेशन होता क्या है बच्चों? अगेन एक सिंपल सा स्पॉन्ज बनाएंगे, इस बार में ये ऑस्टिया वगैरह नहीं बना रहा हूं, सिंपल बस ऐसे बना रहा हूं। मान लो ये एक और स्पॉन्ज है, ये बॉडी वॉल है बच्चों, पूरी बॉडी वॉल है इसकी। होता क्या है
अनफेवरेबल सिचुएशन में कुछ सेल्स होती है बच्चों इनके पास टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स ऐसी सेल्स जो किसी भी और सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, आर्कियोसाइट्स उनको हम कहते हैं बच्चों। वो सेल्स क्या करती है, इनकी बॉडी कैविटी में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बर्ड्स कहलाएगी, या ज्यादा बेटर वर्ड होता है गेम्यूल्स। गेम्यूल्स, है ना, ये बर्ड्स हैं, एक तरह की इंटरनल बर्ड्स हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है तो इंटरनल बर्ड्स इनके फॉर्म हो रही है तो इंटरनल बर्ड्स कहेंगे। और जब फेवरेबल सिचुएशन होती है तो ये ऑस्कुलम से बाहर निकल जाती है, और हर गेम्यूल से, ये क्या है, गेम्यूल्स, छोटी छोटी बर्ड्स हैं, कलियां हम कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में, छोटी छोटी बर्ड्स हैं बच्चों, इनको गेम्यूल्स कहते हैं। जब ये बाहर निकलेगी फेवरेबल कंडीशन में तो हर गेम्यूल से एक नया स्पॉन्ज बनेगा। ये जो मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको गैमुलेशन कहते हैं बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा रहता है कि गैम्यूल्स बनाती कौन सी सेल से, इनकी आर्कियोसाइट्स बच्चों, नाम याद रखना है, आर्कियोसाइट्स। टोटिपोटेंट सेल्स होती है इनकी, वो इनको बनाती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेथड आप याद रखोगे, एक फ्रेगमेंटेशन जो एनसीईआरटी ने दे रखा है और दूसरा गैमुलेशन बच्चों। सेक्सुअली गैमीट्स बनाएगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अब एक और वर्ड यहां पर आपको याद रखना है, दो टर्म्स इनफेक्ट आपको याद रखने हैं बच्चों, एनिमल किंगडम में बार बार यूज होंगे। यदि कहीं पर आ रहा है कि एनिमल के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद देयर इज लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट है, मतलब लार्वा बन रहा है। तो यदि किसी की लाइफ साइकिल में, एनिमल की लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आती है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, कि जो लार्वल स्टेज है दैट इज एब्सेंट, लार्वल स्टेज नहीं होती है। इनके अंदर आपको लार्वल स्टेज मिलेगी बच्चों, है ना, लार्वल स्टेज मिलती है। तो किस तरह का डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो बच्चों। आगे बात समझ में, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्रॉस होता है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है बच्चों, और गेमुलेशन से भी होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट फॉर्मेशन होगा, इंटरनल होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है बच्चों। लार्वल स्टेज अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखती है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखेगी आपको। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है? सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी ने आपको बता रखे हैं, एडिशनल पॉइंट्स भी कुछ मैंने यहाँ पर बता दिए, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको बताऊंगा। तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बच्चों, एक साइकोन जिसको हम स्काइफा भी कहते हैं बच्चों, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं, और यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं बच्चों, है ना। स्पॉन्जिला बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तीनों की आपको पिक्चर भी दे रखी है बच्चों, वो पिक्चर भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो तीनों का डायग्राम दे रखा है, साइकोन, ठीक है, साइकोन के बाद आपको दे रखा है यूस्पोंजिया, और यूस्पोंजिया के बाद बच्चों आपको दे रखा है स्पोंजिला। तीनों का आइडेंटिफिकेशन हमें आना चाहिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी नीच के अंदर पूछे जाते हैं। तो विद दिस पहला फाइलम भी हमने कंप्लीट कर लिया एनिमल किंगडम का। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों को हम पैरेलल चलाकर चलते हैं बच्चों 11th और 12th के चैप्टर्स को। तो इस वीक एनिमल किंगडम के फर्दर और लेक्चर्स हैं, परसों वापस एनिमल किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें फाइलम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, दो फाइलम की हम एक साथ बात करेंगे बच्चों। और कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस वीक में आगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। आज आपके और बाकी अभी तीन लेक्चर्स हो रहे हैं टोटल मिला के, आज पूरे दिन भर में 4 लेक्चर्स हैं बच्चों। जो समर्पण और संपूर्ण बैच में बच्चे हैं उनके अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी होंगे। सो स्टे कनेक्टेड, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम ए फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।